पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम अपने मुल्क के मुस्तकबिल से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से, अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। एक तो हमारे घर से ये चीज़ सिखाई गई है कि लोगों की हेल्प करना, इंसानियत सबसे पहले, फिर हमारा मुल्क है। क्योंकि मैं अकेली थी, लाइक आई एंड इनोवेशन एंड आइडियाज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैवलिंग द वर्ल्ड ऑन माय ओन। वादे तो हमसे काफ़ी सारे किए गए और हम बहुत पुरुमीद भी हैं। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अफ्रीकन और उस इलाके में जाते हैं तो उनकी एक अपनी ब्यूटी है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वर्दा शुएब और मेरे साथ हैं खादिम हुसैन तलहा जतोई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा मुझे इतना नहीं अच्छा लग रहा कि मैं आपसे गुड मॉर्निंग कहूँगी। गुड मॉर्निंग वाली कोई बात नहीं है। कल पेशावर में जो सानेहा पेश आया है, दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है, अब तक उसमें 83 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो आज क्या शो का स्टार्ट ही मैं करना चाहूँगी फरमाने बारी ताला से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। ये आयत करीमा शुहदा के हक में नाजिल हुई। बेशक शहीद को मुर्दा ना कहो, शहीद जिंदा है, मैं उसको खाना खिलाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में हमें बता दिया है। शुहदा का मकाम अंबिया औलिया के बाद शुहदा का मकाम आता है, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से दहशतगर्द बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं, हमारे फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, हमारे जवान जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं। शहादत मुसलमानों का शेवा है और मुसलमान हमेशा किसी भी जंग में जाता है तो यही उसका जज्बा होता है जो उसको ताकतवर बनाता है। पाकिस्तानी फौज के अंदर यही शहादत का जज्बा है जिसकी वजह से दुनिया की हर फौज पाकिस्तानी फौज से डरती है। और अल्लाह ताला हमारे शहीदों के सदके हमारे मुल्क के हालात बेहतर फरमाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं और यकीनन हम शहादतें दिए जा रहे हैं, मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे। इसकी वजह बड़ी सिंपल है, जब तक हम अपनी अंदर की बुराइयों को साफ नहीं करेंगे हमारा मुल्क भी साफ नहीं होगा। हम सबको मिनहसल कौम अपने अपने गिरबान में झांकना होगा और सोचना होगा कि वो क्या वजूहात हैं कि हम इस अफरीद का, इस बुराई का मुकाबला नहीं कर पा रहे और ये जिन बेकाबू है दहशतगर्दी का। कल पेशावर के साने में जो लोग शहीद हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी और इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। सवाल बहुत बड़ा उठता है तलहा कि इतनी हाई सिक्योरिटी वहाँ पे इमारत थी, इतनी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, उसके बाद सिक्योरिटी लैक कहाँ पेश आया? ये एक बहुत बड़ा 300 से 400 वहाँ पे ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स थे, वहाँ इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे, वहाँ तमाम तर इदारों के ऑफिसर्स थे। ये बहुत हाईली सिक्योर, रेड जोन कह सकते हैं आप पेशावर का कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कार्रवाई होना इस बात की निशानदेही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। आंखें खोलनी होंगी वर्दा, हम अभी तक सो रहे हैं। हाँ, अभी तक सो रहे हैं। बिल्कुल, इस बारे में मजीद बात करेंगे आगे चल के शो में, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सानिया पेशावर के बाद पूरी कौम सोगवार, हर आंख अश्कबार, हर लब पर एक ही पुकार, हर शख्स जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने को बेकरार। शहादतों की तादाद 83 हो गई, कौमी परचम सरने को। IMF बाज़ाब्ता तौर पर आज पाकिस्तान आएगा। मिनी बजट कल पेश किया जाएगा। अवाम नई शराइत और मजीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। जनूबी कोरिया में हैलोवीन पार्टी के दौरान सैकड़ों जानें बचाएं, इंसान होने की जिम्मेदारी निभाई, दुनिया भर में पजीराई भी पाई, लेकिन अपने मुल्क में नहीं हो रही सुनवाई। हीरो पाकिस्तानी मोहम्मद शब्बीर की रुदात आज प्रोग्राम का हिस्सा होगी। और कराची के बल्दियाती इंतखाबात में ख्वाजा सराओं को नुमाइंदगी मिल गई, लेकिन क्या अहम फैसलों में हिस्सेदारी भी मिल रही है? पीपल्स पार्टी की शहजादी राय आज हमारी मेहमान होंगी। जी तला, इसी के साथ ही नजर डालते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स पर। यकीनन डालनी चाहिए नजर। ट्विटर आटी की चिड़िया क्या कह रही है, और हम जानते हैं कि हम टॉप ट्रेंड्स में सिर्फ ट्विटर के ट्रेंड्स ही फॉलो करते हैं और पेशावर ब्लास्ट के ऊपर बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं। यकीनन सोचने की जरूरत है। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि पेशावर में जो हमला हुआ, ये जो दहशतगर्द हैं, ये जुए के अड्डे, शराब खाने, फहाशी के अड्डों पर हमला क्यों नहीं करते? ये क्यों हमारी फोर्सेस को ही निशाना बनाते हैं, खासतौर पे मस्जिदों को और इमाम बारगाह को निशाना बनाते हैं? ये कैसे लोग हैं? ये इनको आप मुसलमान और इंसान तो कहना दूर की बात है, ये तो जानवर हैं। क्योंकि अगर ये इंसान और मुसलमान होते तो ये सोचते कि ये नमाजियों पर हमला कर रहे हैं या अल्लाह के बंदों पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो अल्लाह के सामने सर बसजूद हैं।
लेकिन सैडली ना ये इंसान है ना ये मुसलमान है। ये किसी एजेंडा के तहत मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो कि मुल्क इस वक्त ऑलरेडी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, मुश्किलात का अंबार है, पहाड़ है। इसीलिए इनको ये मौका मिल रहा है ये मुल्क को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। उसकी लाठी की आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब चलती है इंसाफ होता है। इंसाफ होता है, बिल्कुल। इसी वजह से पेशावर लहू लहू टॉप ट्रेंड में शामिल है। अगले टॉप ट्रेंड की जानिब बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल प्राइस भी टॉप ट्रेंड में शामिल है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर सारिफीन अब भी हुकूमत से खफा हैं। एक जानिब पेट्रोल की कीमत में इजाफे से जहां ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वहीं मुल्क में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और ट्रेंड में अब तक 5000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं। अल्लाह ही रहम करे हम पर, क्योंकि जिस तरह से दिन ब दिन महंगाई होती चली जा रही है। कल मिनी बजट पेश होने वाला है और मिनी बजट में हम जानते हैं कि कितने परसेंट टैक्स का 200% तक टैक्स का इजाफा होने वाला है। बम है, एटम बम है जो फटने जा रहा है। इनफैक्ट IMF की टीम मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान पहुंच चुकी है। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें बहुत नुकसानदेह इसलिए साबित होने वाली हैं क्योंकि जब 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो अशिया खुरनोश आपके लिए चावल 1000 रुपये होगा, आटा 600-700 रुपये होगा, मुर्गी 1500 रुपये होगी, घी जो है 1000 क्रॉस कर जाएगा लीटर। आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे लाइफ। मैं अपील करता हूँ तमाम तर उन लोगों से जो मुखैर हजरात हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जिनके नीचे काफ़ी सारे मुलाजमीन काम करते हैं, काफ़ी सारे घर जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे पेट जुड़े हुए हैं, खुदारा 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 अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाइए। HBL की मैं तारीफ करूंगा, गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपनी मिनिमम वेज 38,000 कर दी कि कम से कम तनख्वाह वहाँ पे 38,000 रुपये होगी। साथ साथ अलाउंसेस का ऐलान कर दिया इस एमरजेंसी की सूरत हाल में कि जिनके लिए मुश्किलात है, जिनकी सैलरीज कम है, उनके लिए फ्यूल अलाउंस बढ़ा दिया, हेल्थ अलाउंस बढ़ा दिया, ये अलाउंस बढ़ा दिया। खुदारा दूसरों को भी ख्याल करना चाहिए। जिस भी इदारे में हो, जिस भी इंडस्ट्री में हो, अपने मुलाजमीन का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखा तो वो भी आपका ख्याल नहीं रखेंगे। और सैलरी वेजेस यकीनन और इस वक्त फौरी तौर पे बढ़ने चाहिए कि इस वक्त ये ज़रूरियात ज़िंदगी की नेसेसिटी में आता है, क्योंकि इसके बगैर आप नहीं रह सकते। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर सैलरी वेजेस नहीं बढ़ेंगे तो इंसान का जीना मुश्किल है। क्योंकि हम वो मुल्क, आपको मालूम है, गुज़िश्ता रोज एक मुत्तहिदा अरब अमारात से एक डिग्नेटरी आए थे तो हमने इस्लामाबाद के स्कूल ऑफिस सब बंद कर दिए एक दिन के लिए। इससे ज़्यादा बेइज्जती हमारे मुल्क की और क्या होगी। और एक आखिरी ट्रेंड कर रहा है रेडी टू डाई फॉर इमरान खान, क्योंकि इमरान खान के चाहने वाले जो हैं वो अपने कप्तान के साथ खड़े होने का इजहार कर रहे हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो आखिरी दम तक खान के साथ। अली जजी साहब ने ट्वीट की थी, बड़ी अच्छी, और वो पूछ रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा जो कह रही थी कि उनकी जो सर्जरी हुई है लंदन में, 5 साल तक हुकूमत ने उनको पासपोर्ट नहीं दिया था, वो सर्जरी दुनिया के सिर्फ 2 मुल्कों में होती है। तो अली जदी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो कौन सी सर्जरी है जो दुनिया के सिर्फ 2 मुल्कों में होती है, मरियम नवाज साहिबा। आई होप शी आंसर्स। हाँ, अभी तक सवाल का जवाब नहीं आएगा तब तक शेयर करेंगे। पहले आपको कुछ इत्तला है किस चीज़ की? सर्जरी के बारे में। ये सियासी सर्जरियाँ जो होती है ना वर्दा, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में बम धमाका, हाई सिक्योरिटी जोन में दहशतगर्दी की वारदात, खुदकुश हमला अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया है। दहशतगर्दी किस तरह अपने टारगेट तक पहुंची, कैसे हुई, क्यों ऐसे इसे रोका ना जा सका, हसास इमारतें होने के बावजूद, हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद क्यों इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को हम रोकने में नाकाम हो गए। हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बराह रास्त उनसे बात करेंगे। जी आसिफ, बताइए किस वक्त रेस्क्यू के काम कहाँ तक पहुँच सका है और कब तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा? कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पेशावर को एक बार फिर लहू लुहान कर दिया गया है। बेशतर जो नमाजी अल्लाह के सामने सरबसजूद थे उनको निशाना बनाया गया है। पुलिस लाइन की मस्जिद में कुछ धमाका हुआ जिसमें बेशतर नमाजी जो है वो जो है मलबे के नीचे दब गए थे। 83 अफराद ऐसे हैं जिनको निकाला गया, इनमें से 27 पुलिस एहलकारों की गुज़िश्ता रोज़ नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई है। बेशतर नमाजी जो है इस वक्त मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं वो पुलिस लाइन के बाहर मौजूद हैं और वो अपने प्यारों के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे ही एक फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद इनका नाम है, थे ड्राइवर थे जो वो अंदर थे लेकिन आज तक अभी तक उनका राब्ता नहीं हुआ। जी क्या कहते हैं जाहिद के हवाले से, आप क्या कहेंगे? जी कल ड्यूटी पर आया है और कल से गायब है, उसका नंबर भी बना रहे लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। कहाँ कहाँ आपने उनको ढूंढा है? अस्पतालों में ढूंढा है, अलखिदमत हॉस्पिटल में ढूंढे, इलारिश में भी ढूंढा है, शोरपोश हैदराबाद इलारिश में भी ढूंढा है, जगह CMH में भी ढूंढा है, हर जगह हमने ढूंढ लिया है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता अभी तक। क्यों आसिफ, क्यों पता नहीं चला है? क्या वजह है? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी तक जारी है? लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है?
आसिफ? देखें जी, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आपको बताता चलूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन डिले होने का की वजूहात ये बताई जा रही हैं कि मलबा जो है वो गिरा हुआ है, इसके नीचे लोग हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कुछ लोग यहाँ पर ज़िंदा भी हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि बड़ा जो 100 टन से ज़ायद का मलबा जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है और क्रेन जो है वो उसको उठाने से कासिर है क्योंकि जगह तंग है। उस मलबे को काटा जा रहा है जगह जगह से। अगर काटने के दौरान खुदा ना ख्वास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, नीचे लोग जो है वो मौजूद हैं, इसलिए उसको आहिस्ता आहिस्ता काट कर मलबा हटाया जा रहा है। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो डिले हो रहा है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने प्यारों को तो आसिफ कोई देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, कब तक जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनको कब तक निकाल लिया जाएगा, कितना मजीद टाइम लगेगा इन सब में? देखें जी, जिस तरह जाहिद जैसे काफ़ी लोग जो हैं वो इस वक्त इंतज़ार में हैं कि अपने लोगों को देखा जाए या उनकी डेड बॉडीज़ अगर शहीद हैं तो वो दी जाए या अगर ज़ख्मी हैं तो उनको अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए। रेस्क्यू जो हुकाम है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ऑपरेशन जो है मज़ीद 5 से 6 घंटे तक। राइट आसिफ शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हम लेते रहेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन में रुस्तम शाह महमूद साहब, आप अफगानी उमूर के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच रुस्तम शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। सर ये बताइए कि हम जानते हैं कि दिसंबर में भी एक इमाम बारगाह पर हमला हुआ था पेशावर में, अब पुलिस लाइन की मस्जिद में हुआ है गुज़िश्ता रोज़। मैंने एक भारतीय एजेंसी के एक हुक्काम का इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर डिस्टेबलाइज करना है तो बड़ा आसान है, ये जो मजहबी फ़िरके हैं इनको आपस में लड़वा दो, और शिया से बोलो सुन्नी के खिलाफ बयान दे, सुन्नी से बोलो शिया के खिलाफ बयान दे और ये आपस में लड़ जाएं। मुझे लग रहा है हो कुछ ऐसा ही रहा है। और एक और सवाल कनेक्टिंग इसका भी सवाल ये है सर कि पेशावर में जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो तालिबान के झंडे लगे थे, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था। और हाउ मच आप क्या समझते हैं कितना इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान का इस वक्त पेशावर में? देखिए, अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में या सूबे सरहद में इतना नहीं है जितना लोग समझते हैं। बॉन्ड लाखों महाजरीन यहाँ बसते हैं, हज़ारों रोज़ाना की तादाद में सफ़र करते हैं, कुछ जाते हैं, वो बॉन्ड इतनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ जो तंजीमें काम कर रही हैं उन पर उनकी होने के बराबर है। दूसरी बात यह है कि जब तक जहाँ तक सेक्टेरियन क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता कि के साथ कोई ताल्लुक अब तक यही कहा जाता है कि तहरीक तालिबान ने शायद है, लेकिन तहरीक तालिबान की तरफ से तो ताल्लुकी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन रुस्तम साहब, जंगबंदी के खात्मे के बाद ये इतना बड़ा सानिया, ये पहला सानिया जो इतना बड़ा है, तो और तालिबान ने तो इस पे लातालुकी का इजहार कर दिया, तो आपकी नज़र में कौन से ग्रुप्स हैं इसके पीछे जो इस तरह के जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं? देखिए, आप न भूलें कि यहाँ पे दाइश जैसी तंजीमें काम कर रही हैं, उनके बच्चे कच्चे लोग यहाँ पर हैं, और दाइश एक ऐसी टेररिस्ट तंजीम है, एक ऐसी तंजीम है जिनको ये तमीज़ नहीं है कि वो कोई मस्जिद है या इमाम बारगाह है। वो जहाँ पर भी जाएं हमलावर हो सकते हैं तो हमलावर हो जाते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने मुसलमान मर गए, कितने जख्मी हो गए। सर सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत, लेकिन सर दाइश तो इस्लामिक स्टेट है, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो मेरे जुओं के अड्डों पर, फहाशी के अड्डों पर, दूसरी गलत जगहों पर हमला क्यों नहीं करते हैं, मस्जिद पर ही हमला क्यों करते हैं? दाइश ऐसी तंजीम है कि इस वक्त उनके लिए खतरात ये हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की गिरफ्त अगर मजबूत हो जाती है तो उनके लिए अफगानिस्तान में कोई गिरफ्त नहीं, कोई वो जगह नहीं होगी। दूसरे वो ये भी समझते हैं कि जल या बदेर अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत जब उनकी रूल कंसोलिडेट हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो उनको हिसाब देना होगा और उनको अफगानिस्तान से निकलना होगा। इसलिए निकलने से पहले और तालिबान का रात पेश करने से पहले वो चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा वो डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन पे, अफगान इंस्टीट्यूशन पे। आप देखें कि अफगानिस्तान में भी हर 10-15 दिन के बाद एक धमाका होता है जिसमें दाइश ही इन्वॉल्व होती है और कोई तंजीम नहीं है। बाकी तंजीमें फिदाई महाज और तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट बहुत कमज़ोर है। दाइश के बच्चे कच्चे लोग मजबूत भी हैं और ट्रेन भी हैं और मोटिवेटेड भी हैं और अपनी हलाकत को शहादत समझते हैं। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है बाकी तमाम तंजीमों से। और इस वक्त मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये जो पेशावर में रात को जो हुआ है, कल जो हुआ है,
इसके पीछे दाइश ही हो सकती है, कोई और तंजीम इसके पीछे नहीं हो सकती। सर ये बताइए कि वो दिन कब आएगा रुस्तम शाह साहब जब पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से अच्छे होंगे? देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप माहौल ऐसा पैदा कर रहे हैं। एक तो उनके साथ आप एक मुसलसल इंगेजमेंट रखें, दूसरी जो आपने मुश्किलात पैदा की हैं बाढ़ लगाने से उन पे ज़रा उनसे बातचीत कर लें, क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा खफा नाराज़ हैं, क्योंकि तजारत ख़त्म हो गई है, आना जाना ख़त्म हो गया है, रिश्ते वगैरह सारे डिसरप्ट हो गए हैं। तीसरी बात यह है कि वीज़ा लेने में दुश्वारी हैं, 4-4 महीने लोगों को वीज़ा नहीं पड़ता। चौथी बात यह है कि वहाँ तौर खम पर अगर आप जाएं तो 5-5 दिन 6-6 दिन ट्रक जो है वो सामान से भरे वो वहाँ पे रहते हैं, लगे रहते हैं और उनको निकास नहीं मिलता, उनको इजाज़त नहीं मिलती, वो सामान ख़राब हो जाता है, तजारत बिल्कुल न होने के बराबर रह गई है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी बिना पे तालिबान हुकूमत आप, लेकिन आप उनके साथ इंगेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा उनके लिए और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, और सेंट्रल एशिया से ताल्लुकात कायम करने के लिए पाकिस्तान को भी कोई और दूसरा चारा नहीं। तो दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि इस मसले को एट द हाईएस्ट लेवल परसू नहीं किया जा रहा। कोई फोरसाइट और कोई विजन नहीं है लीडरशिप में, क्योंकि वो अपने यहाँ पे तहरीक इंसाफ और दूसरे लोग आपस में लड़े हुए हैं और उनको फुर्सत ही नहीं, उनको टाइम ही नहीं है, उनकी तवज्जो का मरकज ये बातें नहीं है। अगर आप उसको परसू कर लें एक जबरदस्त एजेंडे के, तो मैं नहीं समझता कि तालिब कोई ऐसी दुश्वारी होगी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जुदा कर सके। ये जो टेम्परी डिफरेंस ये ओवरकम किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, इसके लिए कंसेंसस की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुस्तम शाह मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर हैं, और एक बात तो वाज़ेह है कि हमें सोचना होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है जिसका इम्पैक्ट इस वक्त पाकिस्तान में आ रहा है, क्योंकि दाखिला और खारजा, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, इनका बड़ा कनेक्शन होता है। लेकिन देखा यही जा रहा है जो रुस्तम शाह साहब कह रहे थे कि प्रायोरिटी नहीं है हुक्मरानों की। मैं अपील करता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, खुदारा फॉरेन रिलेशंस को इंप्रूव कीजिए ताकि अफगानिस्तान से ये दहशत गर्दी इंपोर्ट होना बंद हो जाए, क्योंकि आप सियासत में लगे हुए हैं तो मुल्क के हालात अल्लाह पहले वो अपने हालात तो जो हैं वो नॉर्मल कर लें कि यहाँ पे एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, तभी तो फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल करवाना लाजमी करार दिया जा रहा है, और IMF वफद की आज पाकिस्तान आमद का इम्कान है, या मेरे ख्याल से वो आ भी चुके हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी मुतज़ात की, वो रात को शायद पहुंच गए, और मीटिंग आज सुबह से शुरू हो जाएंगी। 1 तारीख को मिनी बजट आएगा, मिनी बजट आएगा, अवाम की हवा निकाल देगा, पंचर कर देगी अवाम को लाइक टायर की तरह, क्योंकि एक जो मिनी बजट की तलवार है वो हम पर लटक रही है इस वक्त, और पाकिस्तानी मईशत 75 साल तारीख के बदतरीन बहरान से दो चार है, और पाकिस्तानी रुपए की कदर में तेजी से कमी आती चली जा रही है। कल हफ्ते के पहले दिन आगाज से ही अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान था। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 7 रुपये महंगा हुआ, और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का बहाव 269 रुपये 50 पैसे हो गया है। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मईशात हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। पूछना चाहूँगी कि शाहिद साहब ये बताइएगा कि हमारे मईशत का इतना बुरा हाल है, और जब मईशत में इतनी बुराई आई थी तो पहले तो जब हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। डार साहब रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, इनसे लिया नहीं जा रहा है, रिश्तेदारी चल रही है इसलिए फेल हो गए ना ये तो? कि मसला उनके इस्तीफे का नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया है, और अब जो ये मिनी बजट आएगा तो इससे महंगाई का एक तूफान आएगा, और ये बहुत सोच बड़ी छोटी होगी कि हम ये सिर्फ कहें कि महंगाई आएगी और अवाम तबाह होंगे, ये मईशत तबाह होगी। जो कुछ नजर आ रहा है, मुल्क टूटेगा क्या शायद साहब? कौमी सलामती के लिए खतरात होंगे। मुल्क टूटेगा? नहीं, मुल्क तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई खतरा नहीं है फिलहाल, लेकिन पाकिस्तान की सलामती को ये खतरात हैं कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम अपने मुल्क के मुस्तकबिल से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से, अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। ये मायूसी और बददिली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और जिस मुल्क में जो जौहरी ताकत हो
वहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हों, अमरीकी वर्द आके कहते हैं कि जी आप डू मोर, अमरीका IMF कहता है जी आपने मईशत को दानिस्ता तबाह किया है, आपने रुपए की कदर को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया है, आप खुद जिम्मेदार हैं। तो दुनिया ये ना कहेगी कि एक जौहरी ताकत, अगर मैं दहशतगर्दी भी हो रही है, मईशत भी तबाह कर रहा है, तो क्या इस जौहरी ताकत को रहना चाहिए? यानी ये वो खतरात हैं मेरे मुल्क को जिन्हें हमें सोचना है। मईशत के खतरात हैं, 22 करोड़ अवाम के खतरा, और ये दानिस्ता लाए गए हैं। अगर आलमी हालात की वजह से होती तो कौन भी हम सबर करते, आप भी करते। बिल्कुल शाहिद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि हम मुसलसल देख रहे हैं कि अवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ लादा जा रहा है, उन परवाह नहीं की जा रही कि अवाम का क्या हाल होगा। अभी फिर कह रहे हैं 200 से 600 अरब का बजट आ रहा है जिसमें टैक्सेस और लगाए जाएंगे, लग्जरी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। मैं सर इस बात पे हैरान हूं कि हुक्मरान अपने अखराजात, अपने एक्सपेंस कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज मेरी आंखों के सामने एक डॉक्यूमेंट गुजरा जिससे मालूम पड़ा कि जितने ही पाकिस्तानी गवर्नर हाउस हैं उनमें जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज खड़ी होती है, उस एक एक मर्सिडीज का टायर 13 लाख रुपए का एक टायर होता है, एक टायर जो हर साल बदला जाता है 10,000 किलोमीटर के बाद। हुकूमती अखराजात नहीं कम हो रहे, अवाम की मां निकालो, क्यों शाहिद साहब? देखिए 2-3 बातें मैं आपको बता दूं, ये अखराजात कम नहीं हुए, अखराजात बढ़े हैं। मैं आपको, काबीना का साइज जब मईशत बहरान रिकॉर्ड साइज पे काबीना 77 कर दिया गया। बैरूनी दौरे कितने बड़े, मुझे आप जरा हिसाब तो लगाएं। हर महीने 6 दौरे सर। तो भाई ये किसके लिए कर रहे हैं आप? मेरा सिर्फ कहना ये था, लेकिन मैं आपकी एक तवज्जो और दिला रहा हूँ कि ये जो मिनी बजट तो आएगा, अभी पेट्रोलियम मसनूआत में जो 35 रुपए बढ़े हैं, अभी मजीद बढ़ेंगे, आज रात कह रहे हैं टैक्स बढ़ेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मामला इतना संगीन है कि खाली खर्चे का नहीं है। 3 सेशन जो गुजरे हैं पिछले 3 दिन में, यानी 3 सेशंस, इसमें पाकिस्तानी रुपए जो है वो 39 रुपए गिरा है $1 के मुकाबले में, 39 रुपीज। उसका मतलब हमें पता है क्या है? बैरूनी कर्जे मुल्की करेंसी में जो बढ़ गए, वो बगैर कर्जे लिए वो है 4,500 अरब रुपया। अब आप कहेंगे कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मैं आज भी कह रहा हूँ, दुनिया भी आपको नहीं करने देगी, लेकिन अगर ये हरकतें रही तो 2024 या उसके बाद ये शौक भी पूरा हो जाएगा। 2024 के बाद खर्चा लग रहा है। सही। अच्छा शाहिद हसन साहब ये बताइएगा कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे आज से 6-8 महीने पहले कि जी हमें IMF के पास जाना लाजमी है, हमारी मजबूरी बन जाएगा, तो उस वक्त उनसे कहा गया कि जी मईशत आपसे नहीं संभल रही, आप रिजाइन कर दें। लेकिन आज इसहाकदार साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, कि हम आखिर में हम IMF के आगे घुटने टेक चुके हैं, हम बिक चुके हैं कि जी खुदारा आप आ जाएं, हमें IMF का कर्जा दे दीजिए। तो क्या अगर यही काम पहले हो जाता तो तब भी क्या इतने ही बुरे हालात रहते, या कुछ कदरे बेहतर होते हैं हम जो इतने बुरे हालात इस वक्त हैं? देखिए बड़ा आम आपने सवाल उठा दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, डार साहब ने चार्ज लिया था 27 सितंबर 2022 को। मैंने जो रिसर्च की है वो ये है कि मिड अक्टूबर में, जब उनको 3 हफ्ते हो गए थे, अगर वो IMF के साथ मामला तय कर लेते, उस वक्त डॉलर जो था वो 220 रुपए का था, और IMF की जो है शराइत इतनी सख्त नहीं थी। अगर वो इस वक्त कर लेते तो वो 200 से नीचे आके आना मुमकिन था, मैं आपको बताऊं। और पेट्रोल के नर्ख नहीं गिराए, इतने नहीं गिरने पड़ते, ना बिजली के नर्ख करने पड़ते, ना मिनी बजट आता। हुआ ये था कि उन्होंने दानिस्ता अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुल्की और बैरूनी IMF से साथ जो मामला तय किए थे, उनको बार बार दानिस्ता तोड़ा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ डार साहब की नहीं है, पूरी PDM की हुकूमत काबीना की है। इसलिए कि मिफ्ता साहब ने भी IMF के साथ जो मामला तय किए थे उनको बार बार तोड़ा और IMF प्रोग्राम सस्पेंड किया। मगर मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, कौम को आज ये सोचना चाहिए कि जब मिफ्ता साहब रुखसत हुए थे तो 239 रुपए का डॉलर था, और उसके बाद सट्टेबाजी हुई, रिजर्व गिरे, स्मगलिंग हुई। क्या लोगों को ये बात पता है कि 25 जनवरी तक, यानी 4 महीने में रुपए की कदर बेहतर हो गई थी? 4 महीने क्यों हो गई थी बेहतर? इसलिए कि स्टेट बैंक के साथ मिलके रुपए की कदर को मसनूई तौर पर नंबर फजिंग, झूठे तरीके से, 2 नंबरी से, ये खुदकशी है जनाब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने ये कर लिया, IMF और दुनिया तो बेवकूफ नहीं है, आप ये कर रहे थे, लेकिन आप ही की खुली मंडी में 270 रुपए का डॉलर था। आपने IMF को बेस बता दिया था कि मेरा बेस 270 है। अच्छा ये बताइएगा शाहिद साहब कि आपसे पूछना चाहूंगी कि मिफ्ता इस्माइल साहब बेहतर थे कि डार साहब बेहतर है? कि डार का वार तो चला नहीं, उल्टा मईशत का पट्टा बिठा दिया, लेकिन आपकी नजर में कौन बेहतर है? देखिए मैं बता दूं, दोनों बदतरीन थे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, देखिए मैं तो आदाद शुमार में बात करता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 दफे IMF के साथ मुआहदा तोड़ा। उन्होंने जो बजट पेश किया वो IMF के जो उन्होंने मामला तय किए थे उसके खिलाफ था, और उनके दौर में
₹57 डॉलर गिरा था 5.5 महीने में। ₹57 बहुत होता है। डाट साहब के दौर में तो ₹8 बेहतर हो गया था। वो किस तरह हुआ था वो अभी नंबर पाजिंग साहब ने बता दिया। लेकिन ये ड्रामा पूरी हुकूमत को मैं जिम्मेदार करार देता हूँ। ये मिफ्तार डार के चक्कर Exactly, मैं भी एग्री करता हूँ सर, मैं भी आपकी इस बात से मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ। लेकिन सर एक बात बताइए शाहिद साहब, जिम्मेदार है, काबीना जिम्मेदार है, बॉस ये आप काबीना की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इन सब की भी डोरियां कहीं ना कहीं से खिंचती हैं। आप जानते हैं कहां से खिंचती हैं। देखिए उससे आगे एक और है, मुल्की और बैरूनी अशराफिया दोनों हैं। अग्रीड एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, एक लोकल एस्टैब्लिशमेंट है। जो मुल्क के इदारे, जो मुल्क की सलामती के जैसे कहते हैं पहरेदार हैं, जो मुल्क की सुवरेनिटी को बचाने के लिए शहादतें देते हैं, क्यों वो खामोश बैठे हैं? क्या उनका भी कोई मुफाद है इसमें? देखिए बात ये थी, मैं एक सवाल आपको बता दूं, जवाब मिल जाएगा। अप्रैल में सट्टेबाजी हो रही थी, अप्रैल 2022 में, सबको पता था। स्मगलिंग भी हो रही थी, हुंडी हवाला भी हो रहा था। एक रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, जनवरी 2023 में एक मीटिंग होती है कौमी सलामती कमेटी की, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। उन्होंने उसमें कहा कि जनाब हुंडी हवाले का कारोबार रोका जाएगा, स्मगलिंग रोकी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, स्मगलिंग रोकने के लिए, क्या हुंडी हवाले का कारोबार रोकने के लिए कौमी सलामती के फैसले की जरूरत है क्या? और वो अगर फैसला ये बात करनी थी तो अप्रैल में करनी चाहिए थी। 8 महीने के बाद, तबाही बर्बादी के बाद। तो मैं तो उनको जिम्मेदार करार देता हूँ। जब डॉलर अफगानिस्तान गए तो हमारे बॉर्डर पे क्रॉस हो रहे थे, कस्टम के अलावा और इदारे भी तो जिम्मेदार थे। शायद सर मैं आपसे एग्री करूं, एक चीज में बड़ा परेशान होता हूं। हम ईरान से बिजली खरीद सकते हैं लेकिन हम ईरान से पेट्रोल नहीं खरीद सकते, क्या वजह है इसकी? देखिए बात ये थी कि जो फैसले ऑयल माफिया के अलावा कुछ और फैसले भी हैं जो बैरूनी अशराफिया हैं, जिनके इख्तियार में आने के लिए आपको उनकी मदद की जरूरत है। अवाम के वोटों की इतनी ज्यादा नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं। हमारा जब तक ये मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ इख्तियार के लिए और पैसे के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के ताकतवर तबके और इदारे, हमारा स्टेट बैंक को इतनी खुद मुख्तारी दी गई, हैरान होता हूँ मैं। हमें तो डर रहा था, लेकिन जमील साहब ने उनके दौर में डार साहब के साथ मिलके जो कुछ तमाशा किया और रुपए की कदर बेहतर बनाई, तो हमारा तो इदारों पे भी तो एतमाद खत्म हुआ। खाली उनके ऊपर नहीं हुआ जो सरहदों से स्मगलिंग करा रहे हैं और जो उन्होंने रोका नहीं। ये हमारे इदारे क्या कर रहे थे, हमारा FBI क्या कर रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। FBI 2-3 हजार अरब की चोरी हर साल FBI में कुछ नहीं करता। शाहिद साहब, खैर जो होना था वो हो गया। आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि IMF के प्रोग्राम के बाद डॉलर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक इसकी उड़ान 320 जाएगी? क्या अभी दोबारा कभी कम भी हो सकेगा? देखिए अब आप मेरी 2-3 मिनट मेरी गुजारिश है, आप सुनने में दोनों बातों का जवाब देता हूँ और एक हल भी पेश करूंगा। बात ये थी कि रुपए की कदर में तो तबाही बर्बादी जितनी आनी थी वो तो फिलहाल आ गई। अब जो कुछ होने वाला है, मिनी बजट जिसकी आपने बात की, अभी पेट्रोल के नर्ख बढ़ने हैं, अभी बिजली के नर्ख बढ़ने हैं, अभी गैस के नर्ख बढ़ने हैं और अभी ये मिनी बजट आना है। उसकी वजह से जो महंगाई इस वक्त है 24.5%, और ये भारत में है इस वक्त 6%, बांग्लादेश में है 9%, और इमरान खान के जब रुखसत हुए थे तो 12.3% महंगाई थी, आज 24.5 है और जून तक ये 35% तक जाने वाली है। लेकिन अगर किसी को ये गलत फहमी है कि IMF के प्रोग्राम के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा सिर्फ बहरान टलेगा। बहरान खता कलामी की माजर, लेकिन डॉलर बताएं कि डॉलर कहाँ तक जाएगा? डॉलर में जो तबाही बर्बादी होनी चाहिए हो चुकी, अब बर्बादी जो शुरू होगी, महंगाई आवाम की शुरू होगी। डॉलर में तबाही बर्बादी कर ली, जितना पेट भरना था भर लिया। फिलहाल मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी कमी आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मईशत के जो खतरात हैं, महंगाई तो बढ़ेगी ना, तो वो तो बहुत ज्यादा डॉलर अभी 272 पे ही रहेगा या इससे ऊपर भी जाएगा, 300 तक भी जाएगा? अब कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब सबका पेट भर चुका है। मगर अब मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ, आज IMF के किस्से मिलने के बाद वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा मिलेगा, सऊदी अरब से मिलेगा, UAE से मिलेगा, जेनेवा कॉन्फ्रेंस के कर्जों की किस्तें मिलेंगी। उससे सिर्फ बहरान टलेगा, मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। ग्रोथ रेट आपका मनफी रह सकता है इस साल, महंगाई 35% बढ़ेगी और अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी, उसकी शराइत उससे सख्त होंगी। वो बाद में आपके जौहरी प्रोग्राम की भी बात करेंगे, बाद में डिफेंस बजट की भी बात करेंगे और बहुत सी दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। अगर कौम को ये और जो शायद आगे चल के 2024 उसके बाद जो शौक है डिफॉल्ट का, शायद वो भी पूरा करा दें। शायद साहब, महंगाई का जो जिन बेकाबू है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हर चीज आसमान से बातें कर रही है कि 2 वक्त की रोटी इस वक्त एक गरीब आदमी के लिए
इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो गया है। वो एक वक्त की रोटी पे गुजारा करना चाहता है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में आ गई हैं जो कहती हैं कि अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भेजो, हम आपको फौरन से 3 मिनट में कर्जा देंगे। और वो अगर 5,000 रुपए कर्जा देता है तो एक हफ्ते के बाद उसके ऊपर 2,500 रुपए सूद भी देना पड़ता है। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी कौम की मजबूरी का बेजा फायदा उठाया जा रहा है। स्टेट बैंक खामोश है, ये कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है, लोगों का डेटा चोरी कर रही हैं, और मतलब पाकिस्तानी कौम क्या कुर्बानी का बकरा बनने के लिए पैदा हुई है? देखिए, लेकिन आप मुझे उसके बाद 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं एक हल पेश करना चाहता हूँ। जी। लेकिन बात यह थी कि जब मुल्की अशराफिया बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ हो जाए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, और उसमें इदारे भी शामिल हो, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ, और अवाम में जो जितनी बेदारी होनी चाहिए थी, घर में बीवी को तो मारते हैं, बाहर चल के जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। अब अवाम को भी समझना होगा कि उनके साथ जुल्म खाली रोटी का मसला नहीं है, वो अपने बच्चों का इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, वहां से उठा के कहते हैं तुम जाके सुबह अखबार बेचो, मैं तुम्हें मुफ्त स्कूल भी नहीं भेजना चाहते हैं। वो ये कहते हैं मुफ्त तो कमाएगा कौन, उनकी कमाई से गुजारा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मसला ये है कि वो नस्ल को हम अपनी तबाह कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र के, उनका उम्र के लिहाज से जो है कद कम होता है, और कद के लिहाज से उनका वजन कम होता है, मरते ज्यादा हैं 5 साल से कम उम्र के। ये आप अपने कौम के मुस्तकबिल को दाव पे लगा रहे हैं, मुल्क की सलामती को लगा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कौम और हुकूमत और इदारे खुदकशी नहीं करना चाहते तो मैं आज एक हल पेश करना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर, आप इजाजत दें अगर तो। जल्दी से सर, जल्दी से सर। यदि कोई हुकूमत आए, फौजी आए, कोई आए, वो इस्लाहात नहीं करेगी जो उनके मंशूर में है और जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत तबाही से नहीं बच सकती। एक ही तरीका है, अगले चंद रोज में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, उसमें उन तमाम पार्टियों को दावत दी जाए कि लाजमन तशरीफ लाएं और वहाँ बैठे, उनका मंशूर दिखाया जाए, उस मंशूर की रोशनी में एक हलफनामा लिया जाए। हलफनामा ये होगा कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। 10 लाख से ऊपर आमदनी पर जनरल सेल्स टैक्स, जिससे अवाम तबाह होते हैं, वो 17% से कम करके 7.5% होगा। पेट्रोलियम लेवी भत्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा आगे चल के, और तालीम और सेहत का बजट बढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) मनसूख किया जाएगा ताकि जाली रेमिटेंसेज ना आए। ये हलफनामा लेने के बाद कानून साजी कर लें। एक जुमला बता, उस कानून साजी के बाद जब भी इलेक्शन हो तो जो आदमी किसी सियासी पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ रहा है, नॉमिनी, वो भी एक हलफनामे पे दस्तखत करे, फॉर्म के अंदर हो कि जनाब ये मेरी पार्टी ने हलफनामा दिया है, अगर हम ये पूरा नहीं करते मेरी नशिस्त भी गई, मेरी पार्टी की हुकूमत भी गई, कानून साजी भी हो गई। अगर ये आप नहीं करते तो एक और हल है, वो है इज्तिमाई खुदकशी का फैसला कर लें। अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात वाज़ेह करती चलूँगी, अगर हमारे हुक्मरान सही करने पे आए चीजें तो कर सकते हैं, कि अगर हम टर्की की मिसाल देखें तलहा, तो वहां पे क्या आने से पहले टर्की के लोग तैयब उर्दुगान को बचाने के लिए ना मिलिट्री कू से निकले थे। हमारे लोग इस वक्त जो है ना वो कहते हैं सुन बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो कैसे निकले। अगर आवाम एक हो जाए और मुल्क को बेहतरी की तरफ लाया जाए, तैयब उर्दुगान के आने से पहले $300 का 1 लीरा था, लेकिन अब जो है वो 6 लीरा का $1 भी गया था, लेकिन अब डॉलर जो है वो वहाँ का 18 लीरा का 3.5 रुपए का 1 टका है। अफगानी करेंसी हमारे रुपए में 2.5 रुपए के बराबर है। हम तबाह हो गए हैं, हम उठ नहीं रहे अपनी नींद से। तलहा बात यह है कि बेहतरी आ सकती है अगर लाने की कोशिश सच्चे दिल से की जाए, तो अगर आपकी नीयत साफ हो तो। लेकिन अगर अपनी जेबें भरनी है, अपना पेट भरना है, तो हमारे मुल्क की बेहतरी कभी भी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये तो हमारी दुखती शहरग है। अगर इसके ऊपर बात की जाए तो शायद हम लोग कभी भी ना रुकें, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क का हाल है उस वक्त तबाह कुन है। आगे बढ़ते हैं तलहा, बात करते हैं कुछ। साउथ कोरिया में यकीनन हैलोवीन पार्टी पे एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया था, भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक पाकिस्तानी हीरो ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। वो हीरो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। क्या जज्बा था शबीर, क्या मनाजिर थे, व्हाट वर यू फीलिंग जब आप उस पोजीशन में, सिचुएशन में क्या था, वो हादसा कैसे पेश आया? बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से ये हादसा हुआ था। मैंने ऐसा क्राउड कभी पाकिस्तान में पहले नहीं देखा है। पहले पाकिस्तान में भी मैंने ऐसा नहीं देखा है। वहाँ पे एक हैलोवीन पार्टी चल रही थी जहाँ पे इत्तेफाक से हमारा जाना हुआ, मेरे और मेरे बड़े भाई महमूद अहमद का, भाई वहीं पर ही होते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं जो है ना पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब वहाँ गया हूँ पता चला है, हम इत्तेफाक से उस जगह पर पहुँचे और पता चला है कि जो ना हैलोवीन फेस्टिवल एक चल रहा है। तो मैंने ही भाई से कहा कि हम देखते हैं, सुना बहुत था, यहाँ पर तो होता नहीं है।
तो देखने के लिए जस्ट इन हुए थे हम। उस एक स्ट्रीट टी शेप में एक स्ट्रीट बनी हुई थी, काफ़ी बड़ी स्ट्रीट थी, हम उसमें इन तो हो गए एक मरतबा। जब वापस आउट हो रहे थे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हम अपने पाँव पे नहीं चल रहे थे, इतना ज़्यादा क्राउड, इतना रश था जी। पाँव पे नहीं चल रहे थे, लोगों के ऊपर चल रहे थे? नहीं, जहाँ जो क्राउड लेके जा रहा था हमें वहाँ जा रहे थे, एक साइड दूसरी साइड। जी हाँ बिल्कुल। तो जो टी शेप जो बनी हुई थी वो डाउन थी एक तरफ से। जब उस जगह पर क्राउड पहुंचा है तो वहाँ पर लोग गिरे, और गिरने के बाद विदिन 30 सेकंड्स में जो है ना ये हादसा पेश होना शुरू हो गया। तो फिर आप कितने एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन कैसे दिए? बिकॉज आप एक मेल नर्स भी हैं और यहाँ पे काम भी करते हैं इंडस हॉस्पिटल में, तो वही आपकी जो एक्सपीरियंस था आपने वहीं एक्चुअली माइंड में जो है वो ये चीज़ थी कि एक तो हमारे घर से ये चीज़ सिखाई गई है कि लोगों की हेल्प करना, इंसानियत सबसे पहले, फिर हमारा मुल्क है, और थर्ड चीज़ ये थी कि मेरा प्रोफेशन ही जो है वो तो नर्स है, मैं तो पीछे हट ही नहीं सकता। उस टाइम भाई थोड़ा सा नर्वस हो गए थे कि यार क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि भाई हेल्प करनी चाहिए और हम हेल्प करेंगे। फिर हम उसके इन हुए। जब ये क्राउड गिरा था तो चारों तरफ से उस जगह को सील कर दिया गया था, इन होने नहीं दे रहे थे किसी भी न्यूट्रल पर्सन को, जो वहाँ की सिक्योरिटी थी। तो लैंग्वेज बैरियर वहाँ बहुत ज़्यादा था, उनको इंग्लिश नहीं आती है यहाँ। तो भाई जैसे कि वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने उनको बताया कि ये नर्स है, खानों सा बोलते हैं नर्स को, तो उन्होंने फिर मुझे इन होने दिया, और जस्ट इन होते के साथ ही मैंने जो है ना ये स्टार्ट की अपनी। माशाल्लाह। क्या स्टार्ट किया? लोगों को पहले तो जो सीपीआर दे रहे थे? नहीं, सीपीआर तो बाद में दिया था, पहले तो लोगों को निकाला। बहुत मुश्किल टफ टाइम था वो जो है ना लोगों को निकालना। वो एक दूसरे के अंदर उलझे हुए थे इस तरह से, किसी का हाथ है बाहर, किसी का पाँव में बाहर, फेस है, इस तरह से मतलब निकालने में हमें जो ना बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी। टाइम कितनी जानें बचाई आपने? 4 कोरियंस थे और 1 अमेरिकन था। अमेरिकन से तो मेरी मुलाकात भी हुई है, वो मेरा फ्रेंड भी है, अभी वो उससे गॉसिप होती है, गपशप होती है। ग्रेट। और फिर सुना है वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा पज़िराई भी हासिल हुई, काफ़ी नवाजा गया है आपको। और कितने 35 पॉइंट वहाँ के पीआर के लिए आई थिंक टोटल 75 चाहिए होते हैं। तो मेरे को मुझे जो है 65 मेरे जो है ना हो गए पॉइंट्स हो गए। तो क्या इरादा है आपका वहाँ पे जाकर रिहाइश का इरादा? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, अभी मुझे अपने मुल्क में ही रहना है। अपने मुल्क में ही रहना है। लेकिन यहाँ मैं बहुत अफसोस मेंशन करना चाहूँगी कि आप देखें दुनिया भर में आपका नाम है, आपको लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कोई पूछ नहीं रहा है, किसी को शायद पता भी नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर था वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ चली। वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें बुलाया, वहाँ की इवन के पाकिस्तान एम्बेसी ने जो है हमारे एम्बेसडर, उन्होंने बुला के सर्टिफिकेट्स, एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए। और इसके अलावा काफ़ी सारी जगह थी जिन्होंने हमें बुलाया है, पाकिस्तान कम्युनिटी भी थी, उसके अलावा कोरियन की गवर्नमेंट के इदारे भी थे, पुलिस और ये काफ़ी सारे तो उन्होंने दिया। बट मैंने फैमिली से भी बात होती थी, फैमिली ने बताई इस तरह की न्यूज़ हमने सुनी नहीं। पाकिस्तान में आपने अभी तक यहाँ की मीडिया पे इस तरह की न्यूज़ कहीं नहीं सुनी। ये तो एक महीने बाद मुझे 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है वापस आए, 2 जनवरी को मैं वापस आया था। जब आया हूँ मैंने देखा मतलब किसी को पता ही नहीं। तो इस चीज़ से मैं डिसहार्ट हुआ था कि मैं एज अ इवन के इंडियंस तक के मुझे मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे, बांग्लादेश इंडियंस के थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सोशल मीडिया पे भी काफी रहा है ये जी हाँ बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, मतलब सबसे हार्ट नहीं हुए। बोल न्यूज़ हमेशा जो है आप जैसे लोगों को आगे लेके आते हैं। आप हमारे हीरो हैं, हीरो पाकिस्तानी हैं, तो इस वजह से हम आपको आगे लेके और इंशाअल्लाह करीब ज़रूर आपको और भी मीडिया वाले यहाँ से ज़रूर कॉल करेंगे। आगे अभी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स अभी तो मैं फर्दर स्टडी के लिए मैं अभी तक जस्ट सोच रहा हूँ कि यहीं से करूँ या बाहर से करूँ। लेकिन मेरा जो प्लानिंग में से बन रही है ना, भाई से भी डिस्कस हुए थे कि मैं यहीं से अभी अपना फर्दर जो स्टडी है मेरी पोस्ट RN मुझे BSN जो करना है बैचलर, वो मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं से ही करूँगा। तो मैं एडमिशन लूँगा उसमें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप सारे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू शबीर। अल्लाह ताला दूसरे पास ये जज्बा दे कि वो दुनिया में जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। क्योंकि होता यही है कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, भगदड़ मच जाती है, आप आसपास लोगों को गिरे हुए देखते हैं, तो यकीनन लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं जज कर पाते, फैसले सही नहीं कर पाते हैं। लेकिन मोहम्मद शबीर ने जिस तरीके से साउथ कोरिया में हैलोवीन पार्टी की भगदड़ के बाद किरदार अदा किया, यकीनन एक रोल मॉडल है ये पूरे पाकिस्तान के लिए। और मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे शो पर भी आए। और मैं अपील करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तानी हीरोज़ को हाईलाइट कीजिए। पाकिस्तानी मीडिया से अपील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो हमेशा मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUIFA में ही खेलते रहते हैं और भूल जाते हैं कि ये मुल्क है जिसमें इंसान बसते हैं और उनका हक है कि
कि हम उनके लिए आवाज उठाएं। मीडिया में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है, बट सैडली पॉलिटिक्स ही इनके लिए सब कुछ है। पॉलिटिक्स में मुझे लगा आप टिकटॉक की डांसेस का भी जिक्र करेंगे यहाँ पे कि वो मेरे दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में आप कर दें। उनको भी काफी ज्यादा बुलाया जाता है, तो यहाँ पे प्लीज आप हीरो जो है हमारे पाकिस्तान के उनको भी अप्रिशिएट करें, उनको अपने शो से बुलाएं ताकि उनसे लोगों को काफी ज्यादा फहीम को कह रही है वो टिकटॉक शो करते हैं इसलिए। फहीम तो मेरे जहन में भी नहीं था, वो आपके जहन में तो टिकटॉक से मुझे याद आया ना, टिकटॉक शो तो उन्हीं का है ना, वो हमारे प्रोमो में खीरे भी काट रहे होते हैं। चलें जी, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच शब्बीर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक वापस आ गए हैं हम, और अब हम डिस्कस करेंगे आपसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। कुछ हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं क्योंकि माशरे की बेहतरीन तामीर इस वक्त तक मुमकिन है जब तक एक औरत मुकम्मल आज़ादी से माशरे की तामीर में शामिल ना किए जा सके। दुनिया भर में ख़वातीन ने अपनी काबिलियत से ख़ुद को प्रूव करके दिखाया, और ऐसी खातून हमारे साथ आज मौजूद हैं जिनकी ख़ुद की अपनी स्टोरी इतनी मोटिवेशनल है और इतनी इंस्पिरेशन है उनकी स्टोरी में कि हम उनसे जानेंगे, फिर बात करेंगे। क्योंकि ये ख़ुद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लोगों को कोचिंग भी देती हैं किस तरह से वो खुद को ब्रांड बनाए, अपनी आइडेंटिटी खुद से जाने। हम हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा नाजिया साहिबा, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयदा नाजिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सैयदा, सबसे पहले मैंने जैसे कहा नाजिया कि आपकी अपनी स्टोरी खुद बहुत इंस्पायरिंग है, तो मैं जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा नाज़रीन को बताती चलूँ कि आपकी डिवोर्स हुई, उसके बाद किस तरह से आपने मेहनत की, आपने दोबारा से पढ़ाई कंटिन्यू की और फिर माशाल्लाह से आप खुद कोचिंग देती हैं, एक लोगों को ब्रांड बनना सिखाती हैं, जो लोग हर कोई ब्रांड के पीछे भागता है। राइट, थोड़ा सा बताइएगा। वेल, जर्नी तो मेरा शुरू हुआ था जब आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। मैंने पहला अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी जिसे कह सकते हैं, मैंने अपना कार्ड प्रिंट करवाया था, और सिंस ज़रूरत नहीं थी नौकरी करने की, तो वो जो शौकिया नौकरी वाले होते हैं मैं वो नहीं थी, जैसे टीचिंग कर लिया और इस तरह। बट आई फेल्ट कि मुझे इंटर्नशिप से शुरू करना चाहिए, तो मैंने OAS के बाद इंटर्निंग स्टार्ट कर दी थी, बैंक्स के साथ एसोसिएटेड थी, लेकिन डिपार्टमेंट मेरा हमेशा मार्केटिंग का कोर रहा है। सो बीइंग अ मार्केटियर, मैंने कंपनी भी जो फॉर्म की वो आई मार्केटियर के नाम से की, कि क्योंकि मैं अकेली थी, लाइक आई एंड इनोवेशन एंड आइडियाज़ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये उस वक्त की बात है जब AI के ऊपर इतनी कोई लोगों को नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन चूंकि हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं सोलो फीमेल ट्रैवलर भी हूँ, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड ऑन माई ओन, तो मैंने अपने आप को और अपनी स्किल्स को और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर बचपन से काफ़ी किया, लिखना, घूमना। और शादी किस उम्र में हुई फिर आपकी? आई वॉज 29, 2009 में। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको, आई मीन इफ यू डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, बल्कि डिवोर्स हुई, फिर उसके बाद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और डिवोर्स की वजह क्या बनी अगर आप बताना चाहें तो? वजह तो वायलेंस एंड अब्यूज़, और जाहिर है कि फिर मैंने आई आस्क्ड फॉर इट एंड आई हैड टू वॉक आउट। जाहिर है हर बंदे को एक सुकून चाहिए, पहले तो इज्जत चाहिए, और उसकी अपनी शख्सियत डैमेज ना हो। और मैं चूँकि जिस लिबरेटिंग पावरफुल पेरेंट्स से ब्रॉटअप जिस तरह हुआ कि कैनेडियन स्कूल में पढ़े हैं और इतना एक्सपोजर मिला है ज़िंदगी में, कभी मैंने ना भी नहीं सुना। और तो ये बदतमीज़ी और ऊंची आवाज़ और इस तरह का किसी भी तरह का वायलेंस, फिजिकल हो या मेंटल हो, टॉर्चर कुछ भी, और आप पे हाथ अगर उठाया जाए तो जाहिर है कि आप अपनी इज्जत की खातिर आप वॉकआउट कर जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा आपके साथ ये आपको कोई नहीं बताता। तो काउंसलिंग या कोचिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कम है ही नहीं। और हमारा डिवोर्स भी नहीं है, एक स्टैम्प समझा जाता है कि जी अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपको सबसे पहले ही समझेंगे कि खुदा ना खास्ता आपने क्या कोई सिन करा। डिवोर्स से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोचिंग की। आप जो कोचिंग कर रही हैं, जो आप लोगों में देख रही हैं, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, व्हाट डू यू सी? आई सी दैट नीड तो बहुत है, क्योंकि माइंडसेट सबसे चैलेंजिंग है, जो हमें सफ़र करना पड़ता है, एक दूसरे को सोच की सबसे ज़्यादा जंग मुश्किल है। लीडरशिप या एग्जेक्टिव्स जिनकी मैं कोचिंग करवाती हूँ वो सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग पे तो चले जाएंगे, लेकिन वो ऑलरेडी है ना कि मैं यहाँ हूँ, और आप एक तो एज फैक्टर, देन द जेंडर फैक्टर कि आप एक खातून हो के मुझे बताएंगी या आपको कितनी लीडरशिप पता है। तो मेरा 22 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मैं नौकरी कर चुकी हूँ, अब मैं अपने लिए काम करती हूँ, अपने मुताबिक अपनी मर्जी से जो पहनना है पहनूँ, जितने बजे जाना है जाऊँ, लेकिन यू हैव टू हैव सम डिसिप्लिन एंड सम कमिटमेंट टू जो आप काम कर रहे हैं, उसके साथ दयानतदारी आपको रखनी है। सही।
लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी दोबारा से आपसे, क्योंकि आपकी डिवोर्स हुई उसके बाद आप अकेली हो गई, और एक जब अकेली औरत हमारे माशरे में बाहर निकलती है, तलहा नहीं, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो अब आपके शादी के बाद बिल्कुल घर में बैठ जाती हैं, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। तो ये खुद से इनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि जी आपने सिर्फ घर में दुपक्के नहीं बैठने, अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मार खाती रहें, पिटती रहें, गालियाँ सुनती रहें, अब्यूज़ बर्दाश्त करती रहें, सिर्फ घर में बैठी रहें। आप निकल के बाहर माशरे में अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकती हैं। लेकिन मतलब वो भी कर लेते हैं, हमें वो जो सिखाया जाता है ना कि मर के निकलना या अब्यूज़ बर्दाश्त कर, हमें पता भी नहीं चलता, बहुत देर से पता चलता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है या कोई गलत बिहेवियर है और उस पर मुझे खामोश नहीं रहना, एक्शन लेना है या वॉकआउट कर जाना है। तो जो भी फेस करना होगा वो तो कोई बताया नहीं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे कि आपने पूरा सफर कैसे तय किया अकेले? एक्चुअली आपने पढ़ाई भी की है उसके बाद? हाँ जी, मैं अभी मैंने लास्ट ईयर MBA से ग्रेजुएट किया है। 22 साल के गैप के बाद मैं दोबारा स्कूल गई हूँ, तो मुझे लिखना भी याद नहीं रहता अब तो। बट अपने आप को एम्पावर करने के लिए, और ये कि खुद मुख्तारी, मेरी मम्मी 1-2 वर्ड्स मुझे बताती थी कि बेटा खुश रहना, और दूसरा ये कि अपने डिसीजंस खुद लेना। तो वो डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है और उस एक्शन का रिएक्शन क्या होता है और आपको फेस क्या क्या करना पड़ता है, वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग है, स्किल्स एनहांस करो। स्किल सेट जो है वो आपको हुनर और आपकी स्किल्स को उर्दू में क्या कहेंगे, काबिलियत, हुनर, जो आप एक्सप्लोर ही नहीं करते, आप अपनी ज़ात के मुताबिक अंदर नहीं झांकते। हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन, ये जैसे अब सोशल मीडिया पे हमें लाइक्स और हमें फॉलोअर्स कितने और फला, आपने मुझे कहा कि गुड लुकिंग हो तो मैं समझूंगी हाँ जी मैं हूँ, तो मेरी अपनी शनाख्त या मैं आपके पोस्टर्स भी देख रही हूँ कि आप में एक मेरा यही सवाल है, दिख रहा है मॉड स्कॉट से ये रिलीजियस लुक कैसे आया? दिस इज नॉट रिलीजियस, आई मीन अगर आप कंपेयर करें, इफ यू कंपेयर विद दोस पिक्चर्स देयर, मैं देख रहा हूँ कि आप जो हैं पहले माशाल्लाह से काफी मॉड स्क्वाड से आप कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मेरी अपनी मर्जी है। तो ये चेंज कब आया? ये चेंज पहले था एक्चुअली, जो इन्होंने शादी और डिवोर्स की बात की, ये शादी की वजह भी यही थी कि हम एक इस्लामी तरीके पे ज़िंदगी गुजारेंगे, तो यू नो आई गॉट मैरिड टू दैट गाय। और वो छोड़ देने की वजह भी यही थी कि अकेले निकलना और अपने ओन पे आना तो मुश्किल होता है जब आपने लोगों से हंसना बोलना भी, या मार्केटियर थी मैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में जाना है और यूर पब्लिक फेस, और आपने टीवी शो भी किया, मैंने रेडियो शो भी किया, मैंने हर वो काम किया है जो अकेले उम्रा भी किया है आपने बिना महरम के। When was this? This was in December. दिसंबर में। अच्छा, अलाउ हो गया या जाना हो गया? एतदाल पसंद इस्लाम आ गया है वहाँ। आपने वो एक अलग कहते हैं अंग्रेजी में, you didn't say anything in particular but you said it really well. क्योंकि मेरी फाइंडिंग्स कुछ और हैं, और बस अकेले तो कर लिया है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। हमारे मुल्क का जो स्टेट ऑफ माइंड है मेरी बहन, मुझे ये बताइए कि आप कोचिंग कर रही हैं तो आप बहुत सारे बच्चों की भी स्टेट ऑफ माइंड से गुजरती होंगी, किस मेंटल हेल्थ से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। व्हाट डिड यू फाइंड? क्या है हमारे मुल्क की मेंटल हेल्थ इस वक्त? अगर हमने मदर्स के ऊपर फोकस करा होता, जैसे आपने कहा बोथ पेरेंट्स, बट पेरेंटिंग स्किल्स पे ज़्यादातर हम ख़वातीन को ही कहेंगे कि कोच द वुमेन। एम्पावरमेंट तो सेकेंडरी है, क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन हमें उसके लिए तैयारी नहीं। हम इन्फ्लक्स ऑफ Y2K आ रहा है, और अभी जब हम जूम के लिए रेडी नहीं थे, जब हमें ऑनलाइन एजुकेशन का बता दिया गया, तो प्रेपरेशन इज़ द की टू योर सक्सेस। पीपल वांट कि हमें ओवरनाइट कामयाबी मिल जाए, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हाँ, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, और एक्सटर्नल से भी नहीं होगा। तो अगर हम माँ पे फोकस करेंगे, वुमेन पे, ख़वातीन पे, आई थिंक दैट वुड। आखिरी सवाल, आपकी इस पूरी जर्नी से कि वक्त हमारे पास कमी है, कि आपको लगता है कि हमारे माशरे में औरत अकेली स्टैंड कर सकती है, उसके लिए आसानियाँ हैं, या अभी भी उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, माशरा एक्सेप्ट नहीं करता? आसान नहीं, माशरा एक्सेप्ट नहीं करता एक अकेली औरत को। अकेले रहना नेचर के भी ख़िलाफ़ है, और हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल ही तकलीफ़ दे एक मरहला है। आसान नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि आपने बोला मैं अब डिवोर्स ले लूँगी, मुझे उसके मूड से मसला है, या मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मैं कर लूँगी अपने ओन पे, या मैं क्वालिफाइड हूँ, या ये वो। नो, आपका जर्नी डिफरेंट होगा, आपका पाथ डिफरेंट होगा, मगर आपको गोल अपना सेट करना चाहिए, और यू शुड बी विलिंग कि मैं स्ट्रगल के लिए तैयार हूँ, मैं मुश्किल काम के लिए तैयार हूँ। एंड यू शुड बी, आपका तरबियत में ये चीज़ होती है, तो कोचिंग जो है ना बेसिकली तरबियत है, जो वालिदैन की तरफ से कोई कमी अगर रह गई हो और आप विलिंग हैं कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एवोल्यूशन के लिए मेहनत करूं अपने ऊपर,
उसके बगैर कुछ नहीं मिलना। चलिए, थैंक यू सो मच सैयदा नाज़िया हमारे साथ मौजूद थी। आपने बताया कि वाकई आपको थोड़ा सी मुश्किलात और स्ट्रगल का सामना तो करना पड़ता है अगर आप इतना सख्त फैसला। हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। बात करते हैं इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात की कि पाकिस्तान में पहली बार ज़माने के ठुकराए हुए ख्वाजा सरा भी बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा बन रहे हैं। ये बेमिसाल कारनामा सिंध में अंजाम पाया गया है और अब ख्वाजा सरा अभी बल्दियाती ऐवानों में बैठेंगे और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में 10 से ज़ायद ख्वाजा सरा ने हिस्सा लिया है, जबकि हतमी सरकारी नताइज के तनासुब से इलेक्शन में शरीक तमाम जमातों को मिलने वाली खुसूसी नशिस्तों पर भी ख्वाजा सराओं का कोटा मुख्तस किया गया। आई थिंक पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, दूसरी पार्टियों ने नहीं लिया है। शहजादी राय हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, वेलकम। जो दुनिया बोल है, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ डू यू फील आप पावर लॉबी का हिस्सा बन रहे हैं? अच्छा, आपको नशिस्तें तो मिल गई कि फैसले में भी आपको हिस्सा मिल रहा है, फैसला भी किया जा रहा है, आप लोगों से पूछ के खाली सीटों तक महदूद है? नहीं, अभी तो देखिए इनिशियल चीज़ें हैं, तो अभी तक तो ये फाइनलाइज भी नहीं हुआ है कि टिकट्स वगैरह जो अभी जो आगे टाउन वाइज देनी है TMC की, वो अभी किसको देनी है। हमने लिस्टें बना ली हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी इनिशियल है ये सब। आपको क्या वादा किया गया इस वक्त? वादे तो हमसे काफ़ी सारे किए गए और हम बहुत पुरुमीद भी हैं वादों के लिए। होंगे वफा होंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। खैर, और ये है कि पार्ट होना भी ख्वाजा सराओं के लिए एक विजिबिलिटी है। जिस माशरे में हम रहते हैं हमारे पास बहुत अच्छा कानून मौजूद है ख्वाजा सराओं का, हमारे पास विजिबिलिटी नहीं है, हमारे पास एक्सेप्टेंस नहीं है। और मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी खुश है वो इस चीज़ से खुश है कि हम ऐवान में बैठेंगे उन लोगों के साथ जो बहुत ट्रांसफोबिक हैं, जिन्होंने हमें मतलब पिछले साल धुतकारा, आज शायद उनको अलग करने के लिए अगर मैं समझती हूँ कि मेयर आता है जमात इस्लामी का तो मेरा वोट जाएगा उनके लिए, तो आई गेस ये एक अचीवमेंट है। तो पीपल्स पार्टी को तो बात नहीं लगेगा जमात इस्लामी के लिए वोट दे रहे हैं। अगर कोलिएशन होती है तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि अगर हाँ ऑब्वियसली पार्टी ये सिर्फ लोकल बॉडीज की बात हो रही है या कभी हम प्रोविंशियल की भी बात करेंगे, नेशनल की भी बात करेंगे? इस पे हमारी बात हुई है, लेकिन लेजिस्लेशन के ऊपर जो है वो एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का। कैसी लेजिस्लेशन? आपको दुबई की फ्लाइट से तो उतार दिया गया। इस दुनिया में लेजिस्लेशन हो भी जाए तो क्या होगा? हुआ क्या था उस वक्त आपके साथ जो हुआ है? बेसिकली मैं फ्लाई दुबई से के जरिए जो है एक बैरून मुल्क जा रही थी, तो और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। उसके बाद जो है पहले उन्होंने कहा कि आप मैडम साइड पे खड़ी हो जाएं, और मैं वेट करती रही और मुझे लगा शायद कोई बहुत ख़ास सीट दी जाएगी जहाज़ में मुझे लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल जाने से 15 मिनट पहले जब उनका आखिरी अमला रह गया और मैं भी टेंशन में थी, मैं उन्हें परेशान भी बार बार कर रही थी, ऑब्वियसली मेरी अपनी परेशानियाँ थी, तो उन्होंने मुझसे कहा ज़रा ये एक बोर्डिंग पास अभी दिया था और कनेक्टिंग फ्लाइट का दूसरा नहीं दिया था। उन्होंने वो लिया, फाड़ा, मैं उस वक्त बहुत शॉक्ड हुई। उन्होंने फाड़ा? हाँ, उन्होंने फाड़ दिया अमले ने। और मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, हमारी एयरलाइन की और गल्फ कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से एक्स जेंडर कार्ड से आप ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो यानी अगर आपने अपने कार्ड में झूठ लिखवाया होता तो आप आराम से ट्रैवल कर सकती थी? एग्जैक्टली और मेरे प्लेन में और साथी मौजूद थे जिन्होंने मतलब पुराने मेल या फीमेल लिखवाया हुआ था, वो चले गए। हाँ, वो चले गए, पर एक्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और मुझे अभी कुछ रिपोर्ट्स आई ऑब्वियसली उसके बाद मैं जहाँ गई थी वहाँ पे आपने कंप्लेन की इसके खिलाफ? कंप्लेन मैंने ऑब्वियसली हम मीडिया को रुजू करते हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, हमने सोशल मीडिया को किया, हमने मीडिया को किया, मीडिया ने रिस्पॉन्स किया, काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आया, सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स आया। देन फ्लाई दुबई ने मीडिया को रिस्पॉन्स दिया पर मुझे नहीं दिया। और इशू यही था कि मैं कह रही थी कि ठीक है आप मुझे रिटर्न में लिख के देते, और तो साथ में दुबई की ये पॉलिसी से दुबई अपनी ट्रांसफोबिक पॉलिसीज कभी रिटर्न में आपको लिख के नहीं देता। कोई भी अपनी बुराई लिख के तो नहीं देता ना। हाँ, पाकिस्तान लिख के देता है, हाँ, जैसे मेंशन कर देते हैं, छाप देते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये चीज़ अच्छी है कि हमारे यहाँ सहाफ़त को थोड़ा बहुत फ्रीडम है एज कम्पेयर टू गल्फ कंट्रीज, बट अभी भी हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ में। बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जमहूरियत से नुकसान है। आप जिन मुल्कों की बात कर रही हैं वहाँ बादशाहत है, हमारे यहाँ भी बादशाहत आ जाए तो अच्छा है कि वो कंप्लीट फ्रीडम ले लें, लेकिन मुल्क का हाल बेहतर कर। लेकिन उसके बावजूद भी तला हमारे यहाँ उम्मीद नहीं कर सकते बादशाहत आने के बाद भी हमारे मुल्क का हाल बेहतर होगा। मैं नहीं समझती कि बादशाहत हल है, बादशाहत हल नहीं है, सी डेमोक्रेसी बेटर है, डेमोक्रेसी बेटर है। वक्त लगेगा पाकिस्तान को। बिलावल भुट्टो की लाइन आपको याद है ना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। मुझे तो लगता है रिवेंज पाकिस्तान से लिया ये लाइन बेनज़ीर साहिबा ने इस्तेमाल की थी। अब आपने तो उन्होंने याद दिलाई थी
लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान से रिवेंज लिया जा रहा है। अगर ट्रू डेमोक्रेसी आए ना, जिस दिन ट्रू डेमोक्रेसी आएगी उस दिन चेंजिंग आएंगी। अभी तो एक डमी डेमोक्रेसी आपको मालूम है डमी डेमोक्रेसी 75 सालों से चल रही है, ट्रू कहां से? मैं समझती हूं हमारे यहाँ अभी भी बादशाहत ही है। बादशाहत ही है, लेकिन बादशाहत किसी काम की नहीं होती है। बादशाह को चाहिए खुल के बाहर आए, बताए कि मैं बादशाह हूँ। क्यों छुप छुप के बोलता है कि मैं बादशाह नहीं हूँ और करता बादशाह वाले काम नहीं है। आप वो बात कर रहे हैं, दुनिया में सबको पता है हमारे यहाँ के चल डेमोक्रेसी ही रही है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे बादशाहत ही चल रही है और ये बात सबको पता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो होने वाली है नहीं, उसके लिए तो आप वही कह सकते हैं, हमेशा कहते हैं इससे बेहतर है कि हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए और बादशाह चीज है। आपके अगले प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा है आपने आप करने का आगे? ऐवान तक तो आप लोग पहुंच सबसे पहले हम तो बहुत एक्साइटेड है ऐवान तक जाने की लिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एज आ इनफरादियत तौर पे, एज आ कम्युनिटी मेंबर, एज आ कम्युनिटी एक्टिविस्ट। और कम्युनिटी खुद बहुत एक्साइटेड है कि हम वाकई में एक माशरे का पार्ट बनेंगे। शायद आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों कि बहुत आम हो, हमारे लिए वो बहुत ख़ास होती हैं कि नहीं हमें ये विजिबिलिटी मिलेगी। ऐवान तक पहुंचना ही आप लोग, ऐवान तक पहुंचना है। और साथ में बड़ा मैं मतलब ऑब्वियसली जब ये मीडिया की हाइप हुई, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में आए, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। मैंने बोला नहीं भाई अब तो सारी चीज़ें बहुत ज़िंदगी में आसान होंगी। वो जो एक पुराना वक्त था स्ट्रगल का, अब वो ख़त्म हो के अब हर्डल्स इतनी नहीं आएंगी। और सडनली जब ये फ्लाई दुबई वाली चीज़ हुई तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। शहजादी राय, आपने कहा भी कि मैं अपना वोट मेयर के लिए हाफिज नईमुर रहमान, मैंने कहा अगर पार्टी की कोलिशन होती है, वरना आपका दिल उस तरह मुझे लग रहा है कि वोट देने का। दिल नहीं, मैं उस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करती नजरियाती तौर पे। मैं वही सोचने में मजबूर हो जाती नहीं, नजरियात उनके जिस तरह हैं। इवन अभी उन्हीं के एक मेंबर ने कहा था कि लास्ट टाइम एक मीडिया चैनल पे कि ऐसा नहीं हो सकता और जो राइट ऑफ ट्रैवल है वो अलग चीज़ है और राइट टू फ्लाई अलग है। इसलिए जो अगर इनको जहाज़ से उतार दिया गया तो इट्स फाइन, ये एक उनकी पॉलिसीज़ हैं और हम उनकी पॉलिसीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो दोगला मयार है, अगर किसी मर्द को उतार दिया जाता, किसी औरत को उतार दिया जाता, तब वो राइट टू फ्लाई आता। पहले उन्होंने कहा ये ह्यूमन राइट का पार्ट ही नहीं। आपको चाहिए ही नहीं था अपने NIC पे एक्स लिखवाते, आप मेल या फीमेल लिखवा के आराम से ट्रैवल करते, जिस तरह दूसरों ने किया। दूसरे भी तो दुबई पहुंच गए। नहीं, उन्होंने जो है वो पुराना उनका मेल ही लिखा हुआ था और हम दुबई नहीं गए, हम दुबई गए भी नहीं, हमें गल्फ कंट्रीज में जाना भी नहीं। आप कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? मैं एक और कंट्री ट्रैवल कर रही थी, नेपाल पे। तो वो एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी। 90% जो फ्लाइट्स कनेक्टेड गल्फ कंट्रीज से हैं। नुकसान हमें ये है कि कनेक्टिंग फ्लाइट में भी आपको एयरलाइन में ही ट्रैवल करने नहीं दिया गया। थैंक यू सो मच शहजादी रॉय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमने कीमती वक्त दिया। और इसके साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है और बात करेंगे वेदर अपडेट की। कराची में वैसे सर्दी कुछ कम हो गई है, लेकिन कराची वाले फिर भी जैकेटों में रहना पसंद करते हैं, हाथे भी जेब में रखते हैं, क्योंकि ऐसे लगे कि सर्दी बहुत है। वरना ना कहते हैं ना वो प्लेसिबो इफेक्ट, आप सोचेंगे सर्दी बहुत है, सर्दी लगेगी भी, क्योंकि सर्दी कम हो गई है और आज से मजीद कम होना शुरू हो जाएगी। वस्ती पंजाब में भी सर्द हवाएं थम सी गई हैं, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी आई है, लेकिन पंजाब में धुंध ने सबको परेशान कर रखा है। बलूचिस्तान में सर्दी अब भी अपने जोबन पर है, खास तौर पर शुमाली बलूचिस्तान में बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की फुल्की बारिश होगी और पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला कहा जा रहा है कि जारी रहेगा, इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नजर डालते हैं आम शहरों की दर्जा हरारत पर, तो कराची में कम से कम 13 रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है आज, और लाहौर में कम से कम 7 रहने का इम्कान दिया, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस्लामाबाद में टेम्परेचर कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 रहेगा, माइनस से निकल आए। हम जानते हैं कोयटा माइनस में चल रहा था, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्रीज रहने का इम्कान है। ये थी आज की वेदर अपडेट्स। जी जनाब, बात कर लेते हैं कुछ एस्थेटिक्स की, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में एस्थेटिक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो आपको अपने कॉम्प्लेक्शन को गोरा करना हो, कोई इसके लिए इंजेक्शन इस्तेमाल करने हो, या फिर अपना वेट कम करना हो, या फिर अपने फिलर्स ऐड करवाने हो, रिंकल्स कम करने हो, पिगमेंटेशन ख़त्म करनी हो। एस्थेटिक का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो गया है। आपने इंजेक्शन ठुकवा लिए 3-4, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो आपके लिए कितने नुकसानदेह हैं या नहीं है। उससे हमारी बॉडी पे, इंटरनल किडनीज पे, हमारे लंग्स पे कितना साइड इफेक्ट उसके पड़ेंगे या नहीं होंगे, इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी गॉर्जियस लेफ्टिनेंट कर्नल इशरत
अबूजर एस्थेटिक फिजिशियन हैं, इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच वर्दा फॉर कॉलिंग मी एंड सबसे पहले तो You're looking really gorgeous by the way, माशाल्लाह से, and the way you are carrying your black sari, oh I fell in love with it. एक्चुअली ये आर्मी का तोहफा है कि हम पिछले 28 साल मैंने ये पहना है, तो आई फील मोर कंफर्टेबल इन इट। या मैंने सुबह सुबह देखा आपको तो आई वाज लाइक वाओ, सो काइंड। हम जो अभी टॉपिक शुरू करने से पहले एक तो ये कि क्योंकि वो जो खबरें चल रही थी तो उसमें जो कल पेशावर का ब्लास्ट हुआ है उसके लिए आई मस्ट से कि जो इतने शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में ऊंचा मकाम अता फरमाए और उनके जितने भी लवाहिकीन हैं उन सब को सब्र दे। कहना आसान है, बड़ा मुश्किल होता है, और एज अ कौम हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम हर चैलेंज का मुकाबला करें, कोई इस तरह की चीज़ हमें जो है डरा ना सके। सो इनिशियली वी विल स्टार्ट विद दिस और नाउ कम टू योर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ड्रिपें लगा लगा के पिक्चर सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं जी इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, जी हम करवा रहे हैं। और लोगों में ये बहुत ज़्यादा एक साइकी डेवलप हो गई है कि जी रंग गोरा करना है, सफ़ेद दूध की तरह रंग होना चाहिए। इसके नुकसानात क्या है? ग्लूटाथायोन उसमें शामिल होता है, तो क्या हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट उसका होता भी है या नहीं, या कोई भी करवा सकता है? वर्दा सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि एक तो इस कॉम्प्लेक्स से एज अ कॉम कब निकलेंगे कि गोरा होना ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज पूरी दुनिया में ब्राउन कलर जो है, वीटिश कलर जो सांवला कलर है, उसको तो मतलब पूरी दुनिया में टैनिंग की जाती है, टैनिंग कॉस्मेटिक्स टैन करते हैं, धूप में पड़े रहते हैं लंबे लंबे, इवन मेकअप है, इवन लैंप रात को यूज करते हैं टैनिंग के लिए। बिकॉज पूरी दुनिया में जो आपका ये मीडियम सा कलर होता है ये इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव कहलाता है। इवन अगर मैं उनको देखूं कि जैसे हम अफ्रीकन और उस इलाके में जाते हैं तो उनकी एक अपनी ब्यूटी है। बिल्कुल। सो एक तो आई डोंट नो इस एशिया में इस पूरे हमने वाइट कलर को क्यों ब्यूटी दिया हुआ? ब्यूटी तो बहुत कुछ है, लाइक आप खूबसूरत हैं, ये खूबसूरत है, मौसम खूबसूरत है, सो व्हाई यू थिंक द वाइट इज खूबसूरत? हाँ कि गोरी है तो खूबसूरत होगी, आप बहू भी जाएंगे लेने के लिए कि तुझे चांद सी गोरी बहू ढूंढनी है, वरना नहीं। नहीं एक्चुअली ये मैं जरूर कहूँगी कि यस आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो, जो भी शेड है वो हेल्दी हो, ग्लोइंग हो, यूनिटोनस हो, चाहे वो डार्क है, मीडियम है, जो अगर उसके अंदर ग्लो है, एक जैसी टोन है, उसके अंदर कोई पिंपल्स या कोई ऐसे पिगमेंटेशंस या ऐसी चीज नहीं है, सो आप अपने कलर में ही बहुत ब्यूटीफुल होते हो। लेकिन नहीं तो बाग में अगर आप एक वाइट ही सिर्फ गुलाब रख दें या रेड, जो रंग बरंगी है खूबसूरत तो वही बनाता है, तो दुनिया को ये खूबसूरत बनाता है। सो ये कलर्स मेरे ख्याल से लाइफ को अच्छा करते हैं। पूरे हमको कोई सांवला है कैसा, उसके अंदर उसकी ब्यूटी है। सो आप यस होता ये कि लोग समझते हैं कि वाइट करने से हमारे ये इम्परफेक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपकी स्किन के अंदर जो ग्लो और शाइन और हेल्दी है, वो अगर आप अंदर से हेल्दी है या चीज़ें जो ऊपर यूज़ करें वो हेल्दी हैं, अच्छी हैं, तो आपका अपना कलर ही उसमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो दिस इज़ कॉन्सेप्ट आई थिंक जो कोई एस्थेटिक फिजिशियन ये नहीं बोलेगा, वो कहेगा हाँ ग्लूटाथियोन लगाओ। सो आई एम अ डिफरेंट इन दिस वे कि ग्लूटाथियोन यस इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, आपकी मेमोरी अच्छी करता है, हेल्थ अच्छी करता है, आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी होती है तो आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता है, बट इट डजंट मीन कि यू गो और आप बिल्कुल ही यूरोपियन बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी जीन्स है। इफ़ यू अलाउ मी कि मैंने सुना है कि इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ करेक्ट मी कि ग्लूटाथायोन हमारे लिवर से प्रोड्यूस होता है। अगर ग्लूटाथायोन आर्टिफिशियल तरीके से हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, हमारे लंग्स और किडनीज को भी वो डैमेज कर सकता है या हमारे ब्लड में इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। इज़ इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ज़रूर होता है, लेकिन क्या होता है जैसे 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 ग्रोथ हार्मोन होता है, तो जैसे हम बड़े होते हैं ग्रोथ हार्मोन खत्म होता है तो हमारी हाइट नहीं बढ़ती और चीज़ें नहीं, अब हम डिटोरिएशन की तरफ जा रहे होते हैं, सेल डैमेज की तरफ। सो इसी तरह जो ग्लूटाथियोन है वो यंग बच्चे में, यूथ में बहुत अच्छा होता है। आपने कहा बेबी स्किन, बेबी ग्लो, कुछ भी करें, धूप में जाएं, बच्चे का वो ग्लो खत्म नहीं होता। सो उसके अंदर ग्लूटाथियोन बहुत होता है, सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स बहुत होते हैं यूथ से 18 साल से पहले। जैसे ही आप 25 रोटी क्रॉस करते हो, और दूसरा आजकल के हालात में जिस तरह पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है, डाइट नहीं है, तो और अर्ली एजिंग आती है, तो ये हमारे इनके हार्मोन्स और ये एंजाइम्स और ये सारी एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। और दूसरा
दूसरा हमारा डाइट स्टाइल, कहीं मैंने कहा ना कोई प्योर वाटर आपको नहीं मिलेगा, कोई प्योर डाइट नहीं, तो वो और डैमेज कर रहा है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स फूड हमारे पास है नहीं, हम सब चले गए हैं प्रोसेस्ड फूड के ऊपर या जंकीज पे। एग्जैक्टली, तो इसलिए अब क्या होता है कि वो जो चीज़ें नॉर्मली जिस एज पे जाके कम होनी थी उससे पहले ख़त्म हो रही हैं, और जब अर्ली एजिंग आ रही है, अर्ली डिटोरिएशन आ रही है हेल्थ की, स्किन की, बालों की, तो फिर ये एस्थेटिक और कॉस्मेटिक जो मेडिसिन है उसकी इवैल्यूएशन हुई कि यार ये अभी तो 30 साल में इसको रिंकल नहीं आने चाहिए थे, मेल या फीमेल क्यों आ रहे हैं, अभी तो इसके बाल नहीं गिरने चाहिए था, लेकिन क्योंकि पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, डाइट है, ये सब उसमें प्ले कर रहे हैं, तो अर्ली आ रही हैं चेंजेस। सो इससे कलर ख़राब हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोगों के इंटरनली अंदर कलर बड़ा अच्छा होगा और फेस का और इसका ख़राब होता है, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो एक्सपोज हो रहे होते हैं। सो इट मीन्स जहाँ एक्सपोज होते हैं वहाँ पोल्यूशन है, सब कुछ है, तो आप केयर भी नहीं कर रहे होते, एग्जैक्टली चीज़ें भी नहीं पता क्या लगानी है। सो ग्लूटाथियोन इज़ नॉट बैड इफ़ इट इज़ प्योर। नंबर 1 प्योर है कि नहीं, बिकॉज यहाँ आपको 1000 रुपये में भी ग्लूटाथियोन मिल जाता है, यहाँ 3-3 हज़ार में मिलता है, यहाँ 12,000 का भी मिलता है, यहाँ 15,000 का भी मिलता है। सो एग्जैक्टली वही वाली बात है कि आप लेने जाएं कोई लॉन का सूट के ये गुल अहमद का है तो अलकरम का है तो क्या होगा, तो इस तरह कौन सा ब्रांड है, तो किसी ऑथेंटिक जगह पे आपको जाना चाहिए, उसकी आप लॉन पकड़ के देखते हैं यार ये वाकई प्योर लॉन है। सो जब कोई प्योर इंग्रेडिएंट जाता है तो वो इफेक्टिव भी बहुत होता है, अगर प्योर नहीं है तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। नंबर 2, अगर आप कोई भी इंजेक्शंस कुछ भी लगाते हो, इवन सिंपल आप विटामिन भी लेते हो, तो पहले बॉडी को एसेस तो कर लो, उसके टेस्ट तो करा लो ना, आपकी बॉडी के पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लो, फिर उसके टेस्ट करवाएं पूरी बॉडी के, कहीं बॉडी कहीं से लिवर, किडनी ये सब नॉर्मल है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं ब्लड वगैरह में। अगर सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर आप कोई चीज़ इंजेक्ट करते हो, और उसकी डोज होती है कि इस पेशेंट की ये एज है, ये इसका वेट है, सब कुछ है, मुझे कितनी डोज देनी है। सिंपली लाइक इफ आई गिव यू पैरास्टामोल की 10 गोलियां खा लो, आप बेहोश हो जाओगे। तो मुझे पता है इसमें कैसे देना है, कितना प्योरिटी ऑफ द मेडिसिन, बॉडी रिक्वायरमेंट आपको पूरा बॉडी के, और प्योरिटी ऑफ द आपकी क्वालिटी, आप वाकई ग्लूटाथियोन है या 2 नंबर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो लगाना है, किस एज पे कितना, किस बॉडी वेट पे कितना लगाना है, बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। अदरवाइज इट्स वेरी गुड थिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स इज अ गुड, समझो एक तरह का पावरफुल विटामिन है, सो वो आपकी सिर्फ विटामिन नुकसानदेह नहीं है, अगर आप सही जगह से क्वालिटी लगवाएं और सही की बॉडी की असेसमेंट हो, पता चले अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, तो फिर आप लगाएं, ठीक है। तो वो और प्रोड्यूसर डॉक्टर की प्रेजेंस में लगाएंगे। बहुत सारे लोगों को हमने अपने सामने रिएक्शन होते देखा है, बिकॉज सिंपली लोगों को ग्लूकोज की ड्रिप भी रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट होता है जहाँ से जरासीम जा रहे होते हैं, पायरोजेंस जो होते हैं आपके, अगर कोई वेन में चीज़ जा रही है तो चारों तरफ हमारे इनविजिबल बैक्टीरिया वायरसेस हैं, सो नीट क्लीन जगह हो, अब बहुत सेफ्टी का ख्याल करें हेल्थ की और आपकी जो बॉडी की। उसके बाद ऐसी जगह पे ऑथेंटिक जगह और ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं जो पहले तो आपकी सेफ्टी का ख्याल करे और फिर उसके बाद वो स्टार्ट करे। तो अगर इन सब का ख्याल करके आप लगाते हैं तो इट्स गुड फॉर द ओवरऑल बॉडी, आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल टॉक्सिन्स वगैरह को कम करती है जो डेली स्ट्रेस से, एनवायरनमेंट से बन रहे होते हैं, और उसको कम करके तो आपकी बॉडी की जो रिजुविनेटिंग सेल है उनको इन्हेंस करती है, तो टॉक्सिन खत्म होता है, तो क्लियर स्किन होती है, अच्छा कॉम्प्लेक्शन, जो आप ही का कॉम्प्लेक्शन पहले खो गया है वो वापस आता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई अंग्रेज बना देगा, बिकॉज आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा और ब्राइट कर देता है। सो उसको पेशेंट को लगता है यस आई एम टू टोन, बिकॉज वो खराब हुआ होता है, ठीक है। सो यू कैन नॉट गो टू जीन्स चेंज नहीं हो सकती जो हमारे यूरोपियन की और हमारे एशियन की है, जीन्स नहीं, यस कलर कॉम्प्लेक्शन में ही ब्राइटनेस और हेल्दीनेस आती है, तो इट गिव्स अ ग्लो। उस पे आपको लगता है कि हम टू टोन लाइट हो गए हैं, उसको फिर मेंटेन करना है, बिकॉज़ जो भी एवरी ईयर आपको लगवाना पड़ता है, नॉट एवरी ईयर, बिकॉज जब आप लगाते हो तो हर वीकली लगता है, कई दफ़ा वीक में 2 दफ़ा लगता है अगर डोज उस हिसाब से। फिर जब आपको लगता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, ही सेज कि जी मुझे अभी इतना ठीक लग रहा है, बिकॉज इट कॉस्ट मनी, सो आपको लग रहा है कि मुझे 10-20 इंजेक्शन के बाद आई फील इतना ठीक है, लगाना चाहें तो लगाते रहें, लेकिन ठीक है, तो फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए, बिकॉज आपने इसी माशरे में, इसी पोल्यूशन में, इसी डाइट में, इसी स्ट्रेस में दोबारा रहना है और मेंटेन नहीं कर पाते, तो फिर थोड़ा दोबारा होना, फिर आप लगाते हैं। तो यूजुअली मोस्टली जो वो लोग हैं जिनको है कि हमारा फेस इज़ मैटर, जो अपीयरेंस, तो उनके लिए भी होता है कि हम कहते हैं आप
कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर बेसिस पे शुरू में तो 20-25 लग गए, उसके बाद मंथली स्टार्ट में 20-25 लगते हैं। तो ये जो ड्रिप्स चलती हैं, ये भी तो ड्रिप्स भी तो लगती है ना, या खाली इंजेक्शंस ही लगते हैं? ड्रिप के अंदर इंजेक्शंस इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। ऑलराइट, और फिर वो 15-20 लगते हैं आपको? यस, ये नहीं आपका टोन बहुत अच्छा। और दूसरी बात आजकल चल रहा है कि आपकी रिंकल फ्री स्किन करना है, स्किन टाइटनिंग के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, या फिर हम हाइफू करवा रहे होते हैं, जिसमें अक्सर से देखने में आया है कि लोगों के शेप भी बिगड़ गए हैं फेस के। अच्छा, अब हाइफू ये है वर्दा के लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि लेजर हर जगह पड़ा हुआ है, लेजर 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 करा लो। और आप अब तो ऐसा लग रहा है एस्थेटिक गली के नुक्कड़ पे खुल गए हैं, हर गली गली में होगा। तो अब वो क्योंकि वो ज़रूरी है कि मीडिया पे आके नॉलेज दे लोगों को कि होता क्या है। देखें, जो हाइफू है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड की एक रेज होती है, जिनके चबी फेस है ना, उनके लिए वो बेहतर है, क्योंकि वो स्किन जो मोटाई है उसकी जो चबी है फैट को कम करके उसकी पतला कर गया तो चिपक जाएगा। अगर पतला फेस है और आपने फिर कर दिया तो वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, बिकॉज वो बेचारा तो अंदर आप वो लिफ्ट नहीं करता, वो स्किन की जो फूली चीज है उसको अंदर की तरफ करेगा। सही, आप समझते हैं यहाँ से लिफ्ट कर देगा, वो बिल्कुल नहीं करता, वो चबीनेस को कम करता है। वो चबीनेस को कम करता, तो चबी फेस के लिए बेहतर है। अगर किसी ने इसलिए कराया है कि नहीं जी मैं टाइटनिंग अपनी स्किन की लिफ्टिंग उससे नहीं होती, इट इज़ एक्चुअली द फेस को अंदर की तरफ वो करेगा, और सिर्फ चबी फेस। अगर पतले फेस पे कर दिया तो जो नॉर्मल फैट है वो भी चली जाएगी और फिर गड़े पड़ने का डिफॉर्म भी हो जाएगा। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कोई, जो आपकी चबी मेल्ट कर रहे होते हैं, चबी फेस है आपका तो? एग्जैक्टली बता रही हूँ कि इसके साइड इफेक्ट है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रख दी या डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है तो आपको कई दफ़ा दोनों के अंदर बैलेंस नहीं नजर आएगा। ये तो मैंने खुद देखा, किसी ने करवाया था, हम सॉरी टू से मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, लेकिन उनका फेस जो था वो अनबैलेंस्ड हो गया था, और फिर एक तरफ से ऊपर लग रहा था, एक तरफ से नीचे लग रहा था। तो ये अनबैलेंस एसिमेट्री ये आ जाती है। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करें, अगर पेशेंट की स्किन आपने चेक नहीं की, उसकी हिस्ट्री नहीं ली, तो इंटरनल कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई भी सोरेसिस, एक्जिमा, एनीथिंग, मेलानोसाइट का कोई प्रॉब्लम, तो वो एग्रीवेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा पेनफुल, कई लोगों को न्यूरल्जिया होता है, नर्व्स का पेन, उसमें किया तो न्यूरल्जिया बढ़ जाएगा। तो ज़रा मल्टीपल के एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पता होता है मेरा कौन सा मरीज़ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये है, फिर मैं इस पर क्या यूज़ करूँगी, किस फ्रीक्वेंसी पे क्यों यूज़ करूँगी। हर लेज़र हर शख्स के लिए नहीं। और ये हाइफू को जो फैट आपने ख़त्म किया होता है हाइफू के थ्रू, तो क्या ये फैट दोबारा वापस भी आ सकता है कि आपने खाना पीना शुरू किया दोबारा आ जाएगा? और बल्कि कई दफ़ा जब आप फेस सर्जरी करने लगते हो ना कि जी अब मुझे 70 या 80 ईयर्स में मुझे अब फेस लिफ्ट कराना है, मिनी फेस लिफ्ट या सर्जिकल, सो सर्जन को, क्योंकि आई हैव डन, इतनी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ये जो लेजर्स की होते हैं ये अंदर की स्किन और नीचे को चिपका देते हैं। अब वो लेयर पूरी चिपकी होती तो आपको जगह नहीं मिलती कि आप उसको सेपरेट करके कैसे वो करें। सो सर्जन्स जो है वो बेचारे वो कह रहे थे यार क्या कुछ करवा के आया हुआ है या आई हुई है, अब ये फेस लिफ्ट पे आई है तो अब हम अंदर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो अंदर की कंडीशन हमें पता होती है, वो उसको चिपका देता है। थैंक यू राइट हाथों में मच डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर ऐशा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है लेकिन आपसे तो बातें चलती रहेंगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपने ये बात ज़रूर क्लियर कर दी है कि आप अगर कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर करवाते हैं अपने फेस पे तो आप सही डॉक्टर के पास जाएँ, क्वालिटी को चेक करें, उसके बाद अपने प्रॉपर हिस्ट्री देने के बाद किसी ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएँ, बराए मेहरबानी जो गली गली के नुक्कड़ पे खुले हुए हैं उनके पास ना जाएं। थैंक यू सो मच वन सेकेंड, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पे जिक्र करूँगी, आपको कुछ साइंस से रिलेटेड अपडेट देंगे कि एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हमारी ज़मीन का सबसे पुरस्कार हिस्सा सुस्त रवि का शिकार है और मुमकिन तौर पर इस अमल से दिन और रात के औकात में फ़र्क पैदा हो सकता है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहांगीर खान, जियोलॉजिस्ट, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुबह सुबह हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि कोर के सुस्त रवि होने से यानी कि इसकी स्पीड स्लो होने से दिन रात के औकात में भी फ़र्क पड़ सकता है। अभी तो हम क्लाइमेट चेंज से बाहर नहीं निकले थे और दिन रात के औकात कितने अरसे में हमारे सामने चीज़ें सामने आ सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा, मरकजी हिस्सा जिसको इनर कोर कहते हैं, आम अल्फाज में हम इसको दिल कह सकते हैं। तो एक ज़मीन की मुख्तलिफ जो तहें हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है, हरकत में है, और अगर दरमियानी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, मरकजी हिस्सा ही स्लो डाउन हो जाएगा या रुक जाएगा तो ज़मीन की रफ्तार स्लो हो जाएगी। स्लो होने की वजह से दिन और रात के ड्यूरेशन में, दौरानिये में फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये स्पीड स्लो हो जाए तो ज़मीन ने जो फासला, जो स्पिनिंग मोशन की वजह से अपना दौरानिया मुकम्मल करना है उसमें दिन का औकात अगर बढ़ जाए तो सूरज की तपिश, गर्मी की शिद्दत,
का दौरानिया भी बढ़ जाएगा, जिससे बर्फ के पिघलने और समंदरी लहरों का और समंदर के पानी का जो लेवल है वो बुलंद होने के इम्कानात मौजूद होते हैं। ज़मीन का ये जो अंदरूनी हिस्से के बारे में ये सारी तहकीक जो दिन ब दिन एक पब्लिक हो रही है, आम हो रही है, ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। एक साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है कि हम ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो तो बचपन में, हमारे बचपन में एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, हॉलीवुड की कोर, जिसमें इसी चीज से रिलेटेड मूवी बनाई गई थी। इसमें दिखाया था कि जब कोर जो है वो स्लो हो जाता है, जो इनर कोर है हमारे अर्थ का, तो उसके बाद लावे, इतना ज़्यादा लावा फटने लगता है, ज़मीन से जलजले बहुत आते हैं, बेतहाशा आते हैं, एक तबाही का सा समा हो जाता है। तो क्या ये वाकई इतना ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है हमारे ज़मीन पे? अच्छा, जमीन के जो बैरूनी हिस्सा जहां पर हम रह रहे हैं ये सरफेस है, और इस सरफेस से ये जो इनर कोर है ये कितनी गहराई में है ये जानना जरूरी है। तकरीबन 5200 किलोमीटर की गहराई के बाद ये इनर कोर स्टार्ट होती है। इसका बुनियादी फंक्शन जो इसका खदोखाल है वो आयरन और निकल की कोल है, मादा आयरन और निकल का है। तो आयरन और निकल मिलकर जमीन का मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको मकनातीसी लहरें हैं, मकनातीसियत है, वो जनरेट करती हैं, और इसको काउंटर करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जमीन के ऊपर तक इसके असरात पहुंचते मध्यम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए हम फौरन से कुदरती अवामिल का फौरन रिएक्शन प्रिडिक्ट करना कदरे मुश्किल है। बट ये कहना कि ऐसा नहीं होगा ये भी काबिले कबूल बात नहीं है। जमीन के अंदरूनी हिस्सों में होने वाली तब्दीलियों के असरात ऊपर वाली बैरूनी तहों पर जरूर होते हैं। मजीद तहकीक की जरूरत है कि इंसानी कितने टाइम ड्यूरेशन में ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। लेकिन ये सब कुछ कहना कि आने वाले 2 साल में, 10 साल में, 70 साल में ऐसा हो जाएगा, जमीन के गहराई से पैदा होने वाले जलजले, साइस्मिक वेव्स हमें सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और उन लहरों की तब्दीली की बुनियाद पर हम ये डिडक्ट करते हैं कि जमीन में ये तब्दीलियां आ रही हैं। तो जमीन के बैरूनी हिस्से में होने वाली तब्दीली का बैरूनी सतह पर जो मुमकिना तब्दीलियां हो सकती हैं उन पर असरात जरूर मुमकिन है, लेकिन टाइम की प्रेडिक्शन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और उसकी रिलायबिलिटी भी, जब क्योंकि इस जमीन की गहराई में आपने जिस तरह दी कोर मूवी का हवाला भी, तो डॉक्टर साहब ये वजह क्या है, यानी कि इनर कोर स्लो होने की वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? इंसानी जो ताकत है वो इस मसले का हल नहीं तलाश कर सकती, ना कर सकती है। जिस तरह साइंटिफिक मूवीज में भी दिखाया जाता है कि कोई अगर कोर के इंटीरियर तक क्या मुमकिना हद तक हम पहुंच सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, लेकिन वजह क्या है, सुस्त होने की वजह क्या है? वजह क्या है? इसकी वजह ये कुदरती एक अमल है जो हर 70 साल के बाद जमीन की जो इनर कोर है वो अपनी ओरिएंटेशन, स्पिनिंग ओरिएंटेशन को चेंज कर लेती है, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड। तो ये इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, और ये कुदरती अमल है जिस तरह से बाकी नेचुरल प्रोसेसेस अक्कर होते हैं, और ये उसी नेचुरल प्रोसेस से जुड़ी हुई एक कड़ी है। ये इंसानी इख्तियार से कदरे बाहर की बात है कि हम बहैसियत इंसान, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स सिर्फ इसको स्टडी जरूर कर सकते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब इसका मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही है? जी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसा, लेकिन इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, और एक कुदरती अमल है। कुदरत ने हमारे इंसानों की अच्छाई के लिए, फायदे के लिए ये सब कुछ इंतजामात किए हैं, और इंशाल्लाह हमें होपफुल रहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी भलाई और बेहतरी के लिए ही हो रहा है। बेशक, नो डाउट। थैंक यू सो मच डॉक्टर जहांगीर खान, जियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने वाज़ेह इनर कोर हमारा अर्थ का स्लो हो गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और अल्लाह ताला बेशक जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। पूरे आगे भी हम दुआ करते हैं कि आगे जो भी हमारी बेहतरी के लिए हो, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, में बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गिबान। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।
दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।